नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मिड डे प्राइम में बात करेंगे उन तमाम बड़ी खबरों की जो कि आज दिन भर सुर्खियों में है। पहले बात करेंगे मानसून सत्र को लेकर, किस तरह का रहा मानसून सत्र, कितने बिल इस दौरान पास हुए और आखिर क्यों विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आया। बताएंगे आपको झारखंड से भी क्या ताज़ा खबर जो है निकलती हुई आ रही है, आखिर क्यों सीएम आवास की वहां पर किलेबंदी कर दी गई है लेकिन छात्रों का आंदोलन 20वें दिन भी जारी है। बात करेंगे पंजाब की, जहां पर मान सरकार कटघरे में खड़ी हुई नजर आ रही है। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरें होंगी, उन पर भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। संसद के मानसून सत्र में कुल 12 विधेयक हुए पारित। झारखंड में छात्रों का आंदोलन 20वें दिन भी जारी। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की तैयारी। छावनी में तब्दील हुआ हेमंत सोरेन का आवास। पंजाब में कई पदों पर भर्तियों पर हाईकोर्ट की रोक के बाद भाजपा ने केजरीवाल और मान सरकार पर उठाया सवाल। कहा, अपनी सरकार का कथित झूठ सामने आने के बाद क्या देंगे इस्तीफा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। नवंबर 2025 में हुए लाल किला हमले का मास्टरमाइंड था अल-कायदा। बलूचिस्तान के सोराब जिले में पाकिस्तानी हवाई हमले में 30 से अधिक नागरिकों की मौत, कई घायल। और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं संसद के मॉनसून सत्र को लेकर, जहां पर ना चर्चा नजर आई ना बहस। कुछ नजर आया तो विपक्ष का सिर्फ हंगामा। हालांकि इस दौरान कई अहम जो विधेयक हैं वो भी पारित हुए, लेकिन खासतौर से आपको बता दें संसद का मॉनसून सत्र जो है आज समाप्त हो गया। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। 20 जुलाई से शुरू हुए सत्र के दौरान दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य हुए। हालांकि विपक्ष और सरकार के बीच लगातार टकराव के चलते सदन की कार्यवाही कई मौकों पर हंगामे और विरोध के भेंट चढ़ी। विपक्ष के हंगामे के बावजूद सरकार ने विधायी कामकाज को आगे बढ़ाया और दोनों सदनों में कई अहम विधेयक पारित किए गए। लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही की शुरुआत वंदे मातरम के साथ हुई। विपक्ष और सरकार के बीच लगातार टकराव के कारण लगभग पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आया। सत्र के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी सदन में मौजूद रहे। 20 जुलाई से शुरू हुए सत्र में विधायी कामकाज को देखें तो मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित भी हुए हैं। शुरुआत से ही विपक्षी दलों ने 2 बड़े मुद्दों पर सदन में जोरदार हंगामा किया। नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन में जमकर नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामे के बावजूद सरकार ने 12 विधेयक पारित कराए। इनमें खासतौर से अगर बात करें तो सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक, कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक, सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल, साथ ही एमएसएमई संशोधन बिल, ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 समेत कई अहम बिल जो कि शामिल हैं। सरकार का कहना था कि वह सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ने सदन की कार्यवाही चलने नहीं दी। विपक्ष का आरोप था कि सरकार जवाबदेही से बच रही है। एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की पेशकश भी की, लेकिन गतिरोध बना रहा। अंत में लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। और मानसून सत्र के बारे में आपको बता दें, संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राज्यसभा में 39% तो लोकसभा में 19% काम हुआ। किरेन रिजिजू ने कहा कि बिजनेस के लिहाज से सत्र काफी अच्छा रहा। इस सत्र में कुल 12 बिल पारित हुए। मानसून सेशन आज समाप्त हो गए हैं। हम 2 तरीके से देखते हैं। बिजनेस के दृष्टि से बहुत अच्छा सेशन रहा। कुल 12 बिल्स हमने पारित किए हैं। चर्चा की दृष्टि से अच्छा नहीं हुआ है। लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है, टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%, राज्यसभा में
अपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे, तो बाकी मेजॉरिटी पार्टीज एनडीए के और कुछ अपोजिशन पार्टी के एमपीज ने डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लिया। आपको बता दें, इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हंगामे की वजह से लोकसभा में सिर्फ एक ही बिल पर चर्चा हुई। सदन में चर्चा से विपक्ष लगातार भागता रहा। सिर्फ चर्चा हो पाई लोकसभा में जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, एग्जामिनेशन में जो पेपर लीकेजेस का घटना होते हैं, लोग छुप छुप के पेपर भेजते हैं एग्ज़ाम के या खरीदते हैं, या ऐसे कई राज्यों में देश भर में घटना हुए हैं, उसको लेकर के कड़ा कानून जो पारित किया गया है इस सत्र में, वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जो बना है। ये लोकसभा में भी डिस्कशन हुए थे और राज्यसभा में भी हुए हैं। इसके अलावा लोकसभा में कोई अच्छा चर्चा नहीं हुआ। बिल पास हुए हैं, 11 बिल्स पास किए हैं। वहीं खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आज राज्यसभा की मंजूरी मिल गई। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक चर्चा और पारित कराने के लिए सदन में पेश किया। विधेयक मूल रूप से खनन और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन करता है। साथ ही खनन क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को बड़े स्तर पर प्रोत्साहित करने का प्रावधान इसमें किया गया है। नए विधेयक में महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण यानी खोज और खनन पट्टों से जुड़ी प्रक्रियाओं को अत्यधिक सरल व तेज बनाया जा रहा है। विधेयक पारित होने के बाद सभापति ने उच्च सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने संबोधन में राज्यसभा के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा करते हुए सत्र के दौरान हुए व्यवधानों को गहरी चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि इस सत्र के दौरान लगातार अव्यवस्था बनी रही, जो गहरी चिंता का विषय है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले सत्र में सदस्य इसका ध्यान रखेंगे और सदन की मर्यादा रखी जाएगी ताकि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और बल मिल सके। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन अगर बात की जाए तो एनडीए और विपक्ष के सांसदों में तकरार यहां देखने को मिली। दोनों ही पक्षों के सांसद प्रदर्शन करते हुए आमने सामने आ गए और जमकर नारेबाजी की गई। दोनों पक्षों की ओर से बेहद नारेबाजी की गई। साथ ही आप बता दें, जो तख्तियां हैं वो दिखाई गई, जिसके चलते सुरक्षा कर्मियों को स्थिति नियंत्रित करने के लिए सांसदों के बीच एक सुरक्षा घेरा बनाना पड़ा। इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एनडीए के जो सांसद हैं उन्होंने प्रदर्शन किया, तो वहीं विपक्ष के जो सांसद थे वो भी यहां प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और संसद परिसर से हमारे संवाददाता राजेश राज फिलहाल जुड़ चुके हैं। राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, अगर देखा जाए मानसून सत्र की अगर बात करें, जैसा हमने देखा संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात का जिक्र किया, बिजनेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़ी बेहतर, लेकिन चर्चा की अगर बात की जाए, बहस की अगर बात की जाए तो लगातार विपक्ष जो है कहीं ना कहीं हंगामे की आड़ लेकर इससे बचता हुआ नजर आया। देखिए, बिल्कुल जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगन किए जाने के तुरंत बाद, उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये नाराज़गी जताई कि विपक्ष ने जानबूझकर सदन में अवरोध पैदा करने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत ही अचंभा की स्थिति है कि पहली बार मैं देख पा रहा हूं कि विपक्ष इस तरीके से चर्चा से भाग रहा है। और निश्चित तौर पर उन सांसदों के प्रति भी किरण रिजिजू ने सहानुभूति दिखाने की कोशिश की जो कांग्रेस के पहली बार चुनकर आने वाले सांसद हैं या कांग्रेस के नए सांसद हैं, उनके लिए भी उन्होंने सहानुभूति दिखाई और स्पष्ट तौर पर ये कहा कि उन सांसदों को बोलने का मौका सदन के भीतर नहीं मिला। जो सांसद पहली बार चुनकर आए या नए सांसद थे, उनके लिए एक बड़ा अवसर होता है। और वाकई मुकुल, जब पहली बार चुनकर जो आने वाले सांसद होते हैं उनके लिए एक बड़ा मौका होता है कि वो अपने क्षेत्र की जनता का या फिर राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा के सांसद राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोकसभा के सांसद अपने संसदीय क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और वो जनता जो चुनकर भेजती है सांसदों को कि उनके हक हुकूक की बात करें, उनके
संवर्धन के लिए, उनके विकास के लिए वो हिमायत करें। वो जब ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनके मन में एक असंतोष का भाव जरूर जगता है और एक अकाउंटेबिलिटी जो है उसकी भावना भी सांसदों के मन में जरूर आती है कि आखिर जिस जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है हम उनके प्रति कितना जवाबदेह हैं। तो किरण रिजिजू ने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि जब शीतकालीन सत्र में हम मिलेंगे तो ये उम्मीद की जा सकती है कि कुछ नया बदलाव होगा, कुछ नया मन में भाव जगेगा और कुछ अच्छी चर्चा हम कर सकेंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं डॉक्टर के लक्ष्मण। जब उनका मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने विपक्ष पर साफ तौर पर आरोप लगाया, कहा कि इस सत्र में भले ही 12 विधेयक हम पारित करा पाए, लेकिन राहुल गांधी और खड़गे को जवाब देना चाहिए कि वो क्यों नहीं चाहते हैं कि परिसीमन विधेयक पारित हो, क्यों नहीं चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल का मार्ग प्रशस्त हो। तो ये एक बड़ा सवाल है मुकुल, जो सत्ता पक्ष के सांसद विपक्ष पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि परिसीमन जो विधेयक है वो पारित होना चाहिए ताकि महिला आरक्षण 2029 का जो लोकसभा का चुनाव हो वो नए परिसीमन पर किया जा सके। इसका कहीं ना कहीं मन में कसक सत्ता पक्ष के सांसदों के मन में है और विपक्ष के सांसद भी दबी जुबान से चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन चूंकि दलीय प्रतिबद्धता जो है वो आड़े आती है और वो बोल नहीं पाते। लेकिन ये महत्वपूर्ण विधेयक है जिसको पारित कराना संसद से बेहद जरूरी है ताकि नए परिसीमन पर अगला चुनाव हो सके और महिला आरक्षण जो 33% का प्रावधान वाला विधेयक है उसको संसद से अनुमति मिल चुकी है और उसे परिसीमन के बाद लागू किया जा सके। ये सत्ता पक्ष की जो है वो प्रतिबद्धता दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल राजेश, लेकिन इस बीच अगर देखा जाए, क्योंकि सदन को चलने की जब हम बात करते हैं, चर्चा की बात कही जाती है, ना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी बल्कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है कि वो जो चर्चा है उसको कर सके, सार्थक चर्चा करें। जनता का जो प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं तो जो जनता की अपेक्षाएं हैं उन पर हम खरे उतर सकें, फिर चाहे जो युवा सांसद हैं या अनुभवी सांसद हैं। लेकिन जिस तरीके से सदन के अंदर हमने देखा हंगामा किया गया और संसद परिसर में हमने देखा किस तरीके से लगातार जो प्रदर्शन है वो भी यहाँ पर किया गया। हाँ बिल्कुल मुकुल, आपने सही कहा कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और दुनिया भर के मुल्क में जो हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था है या फिर जो बोलने की आज़ादी है उसकी कहीं कोई मिसाल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सदन की कार्रवाई को बाधित करें और ऐसा सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहस विमर्श और वोट के लिए जगह होती है, डर और डंडे के बल पर आप सदन को नहीं चला सकते हैं। और आपने बिल्कुल कहा, सही कहा कि जो विपक्ष है उसकी भी बड़ी भूमिका होती है। सत्ता पक्ष की भूमिका फ्लोर मैनेजमेंट के लिए होती है कि सत्ता पक्ष ये अधिकृत करे, ये सत्ता पक्ष सुनिश्चित करे कि सदन की कार्रवाई कैसे चलाई जाए, इसके लिए विपक्ष को रजामंद करे। बिल्कुल राजेश, और हमने तो देखा था सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार आमंत्रित किया गया चर्चा के लिए। कल भी अमित शाह ने कहा और ये लोकसभा अध्यक्ष को भी उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि वो आग्रह करें, अगर वो चर्चा के लिए अगर चाहते हैं तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हर सवाल का जवाब देंगे, हर प्रश्न का जो उत्तर है वो हम देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष हंगामे की आड़ लेकर लगातार इस सत्र में बचता हुआ नजर आया है और ये भी कई सवाल खड़े करता है जो जनता है, क्योंकि वो देख रही है, तो पूरा देश जो है वो देख रहा है कि आखिरकार विपक्ष क्यों अपने सवालों से ही बचता हुआ नजर आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं झारखंड की। जी हाँ, झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था और कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन आज 20वें दिन भी जारी है। सरकार बातचीत के बाद 98% मांगों पर सहमति का दावा कर चुकी है, लेकिन छात्रों का गुस्सा कम होने के बजाय अब एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आश्वासन के बाद भी आंदोलन जारी नजर आ रहा है और अब छात्रों ने अगली बड़ी लड़ाई की जो तैयारी है शुरू कर दी है। यही गतिरोध अब आंदोलन को अगले चरण में ले जाता दिख रहा है। दरअसल रांची में एक बार फिर बड़ी संख्या में छात्रों का जुटना शुरू हो गया है। आंदोलनकारी छात्र 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की तैयारी कर रहे हैं, यानी 20 दिन बाद भी मामला शांत नहीं हुआ है, बल्कि आंदोलन की अगली रणनीति या अगला कदम एक तरीके से देखा जाए वो लगभग तैयार यहां नजर आ रहा है। इस बीच जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट चौक तक निकले पैदल मार्च में बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतरे, हाथों में तिरंगा, पोस्टर और जुबान पर नारे। संदेश साफ था, आश्वासन नहीं, अब ठोस कार्रवाई चाहिए। छात्रों ने परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और अपने भविष्य को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है
कि भर्ती परीक्षाओं को लेकर उनका भरोसा तभी लौटेगा जब जांच ऐसी एजेंसी से हो जिस पर उन्हें विश्वास हो। शांतिपूर्ण चल रहा था। संवैधानिक तरीके से जो हम अपनी मांग के लिए धरना पे बैठे हैं वह इसी प्रकार से चालू रहेगा जब तक हमारी मांगों पर सरकार विचार नहीं करती, जब मांगे पूरी नहीं करती। पहले दिन से ही आंदोलन को कमजोर करने की हो रही है, पर छात्रों ने यह जता दिया कि वो एकजुट हैं और किसी प्रकार को तोड़ने फोड़ने या साजिश को छात्रों ने अपनी एकता के दम से ठीक कर लिया, नहीं होने दिया। हम लोग का जो अनिश्चितकालीन धरना हो जारी रहेगा। 15 अगस्त को भव्य तिरंगा यात्रा करने जा रहे हैं। इसके पहले हर रोज की तरह हम लोग का जो कार्यक्रम रहता है, जिसके द्वारा हम लोग सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराते हैं, वो कार्यक्रम चलता रहेगा। तो झारखंड में भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन 20वें दिन भी आज जारी है। क्या कुछ कहना था छात्रों का आपने सुना, लेकिन रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो छात्र धरने पर हैं, अनशन पर बैठे हैं, 6 छात्र अब भी भूख हड़ताल पर हैं। छात्रों का कहना है कि 20 दिन गुजर गए हैं, सरकार से बातचीत भी हुई, लेकिन उनकी सबसे बड़ी मांग पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। इसी बीच बुधवार शाम पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुवर दास छात्रों के धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया। रघुवर दास ने सरकार को 1 हफ्ते का वक्त देते हुए कहा कि अगर सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया गया तो वे भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर अनशन शुरू करेंगे। उन्होंने प्रशासन पर छात्रों पर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया और अधिकारियों को आंदोलन में दखल नहीं देने की चेतावनी दी। बच्चियों को जिस बेरहमी से पीटा गया, जैसे बताया गया, शाम में विधानसभा के गेट के बाहर शिवम सिंह एडमिट है, पूरा चारों तरफ से पुलिस घेर के। हमें लगता है कि अंग्रेज शासन में भी इस तरह की आंदोलनकारी की पिटाई नहीं की गई, जिस तरह हमारे बच्चे बच्चियों को घेर के पुलिस चारों तरफ से उसकी पिटाई की गई। तो रांची में जिस तरीके से छात्र आंदोलन जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसकी तरफ जो दूसरी तस्वीर है, जी हाँ, वहाँ राजधानी में सुरक्षा का घेरा लगातार बढ़ रहा है। रांची में आपको बता दें, तस्वीरें उस बढ़ते तनाव की ये गवाही दे रही हैं जो जीपीएससी जेएसएससी के मुद्दे पर पिछले 20 दिनों से बना हुआ है। एक तरफ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र लगातार जुट रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और करीब 10 फीट ऊंची जो बैरिकेडिंग है वो सड़कों पर नजर आ रही है। पुलिस का पहरा है और हर गतिविधि पर जो नजर है वो रखी जा रही है। यानी प्रशासन की कोशिश साफ है, प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने से रोका जाए। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा के लिए 100 से ज्यादा अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। जिला पुलिस के साथ अतिरिक्त बल, संवेदनशील इलाकों में पुलिसकर्मी और सादे लिबास में भी खुफिया विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। ऊपर से ड्रोन कैमरों के जरिए आंदोलन और आसपास के इलाकों की तस्वीरें भी लगातार ली जा रही हैं। तो एक तरीके से किलेबंदी जो है वो नजर आ रही है, लेकिन वहीं 12 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र महतो की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन अस्पताल में इलाज के बावजूद देवेंद्र महतो आंदोलन से खुद को अलग करने के लिए तैयार नहीं है। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने बुधवार को रांची के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित आंदोलन स्थल पर वापस जाने की अनुमति मांगी है। देवेंद्र का कहना है कि हजारों छात्र अपने अधिकार और भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में वह संघर्ष से खुद को अलग नहीं कर सकते। उनका कहना है कि शरीर का इलाज अस्पताल में हो रहा है, लेकिन आत्मा सत्याग्रह स्थल पर है। दरअसल सोमवार को विधानसभा तक आपको बता दें निकाले गए छात्रों के मार्च में देवेंद्र महतो भी शामिल हुए थे। मार्च के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद दोबारा सदर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। तो झारखंड में छात्रों का जो आंदोलन है सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये सड़क से संसद तक पहुंचा हुआ है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के खिलाफ रांची में चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा बीजेपी सांसदों ने संसद में उठाया। संसद के मानसून सत्र के दौरान झारखंड के बीजेपी सांसदों ने संसद भवन के मकरद्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों के हाथों में तख्तियां थी, नारे थे और निशाने पर थी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार। इन सांसदों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। राहुल गांधी
हम कह सकते हैं कि जब लहू बहा झारखंड में, उस लहू को देखने भी नहीं गए। और आज हद हो गई। जो प्रोटेस्ट मार्च रांची में हुआ, लगभग 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। राहुल गांधी खाली नेतागिरी करते हैं। और जहां तक सवाल है रांची का, वो तो मालूम हुआ है एफआईआर हुआ है। मतलब वहां के गरीब बच्चे हैं, झारखंड के हैं, तो उनकी सुनवाई नहीं है राहुल गांधी के बाद। राहुल गांधी चोर है, उसमें हिम्मत नहीं है। करोड़ों रुपया कमाता है झारखंड से, यहाँ कांग्रेस पार्टी को चलाता है। कांग्रेस में कोई सरकार नहीं है। हमारे झारखंड के बच्चों का भविष्य 7 साल से इसने बर्बाद कर दिया है। अगर राहुल गांधी में दम है तो झारखंड में जाकर के छात्रों से बात करे। सिर्फ ट्वीट करने से, बाइट देने से नहीं चलेगा दिल्ली से। ये वहां पर संरक्षण दे करके, समर्थन दे करके वहां पर झारखंड के छात्रों का नौकरी बेचने का काम कर रहा है राहुल गांधी। तो देखा आपने, रांची से लेके संसद तक की अगर बात करें तो इस आंदोलन को लगातार बीजेपी का समर्थन भी मिल रहा है और किस तरह की लगातार प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन झारखंड के इस जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था और कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जिस तरीके से अब 20वें दिन भी चल रहा है, इस पर क्या कुछ और ज़्यादा अपडेट है। हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार ने आंदोलनकारी छात्रों से बात की और जाना कि आगे आंदोलन को लेकर उनकी क्या रणनीति रहने वाली है। छात्रों का आंदोलन 20वें दिन में पहुंच गया है और लगातार ये अपनी मांग पर इसी तरीके से अडिग है और ये आंदोलन को और अब बृहत रूप देने की तैयारी में। आप लोग रात भर यहाँ टिके रह रहे हैं, इस तरीके से आपका शरीर भी जवाब दे रहा है। कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे आप लोग? देखिए, जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग को तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, जैसे भी करके। वैसे हम लोग का तो इतना साहस नहीं होता है, लेकिन अगल बगल वाले जितना अभी है इतना मदद कर रहे कि वो लोग का इससे हम लोग को थोड़ा सा साहस मिलता है और हम लोग यहाँ 20 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से डिमांड करेंगे कि हम आज 20 दिन हुआ है, तो ये 20 दिन का सफ़र आसान नहीं रहा है, लेकिन हम लोग यही बताना चाहेंगे कि सरकार मुद्दों पे बात करे, हमसे बात करे और समस्याओं का सॉल्यूशन करे। केवल सीबीआई से नहीं बल्कि एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में मांग को पूरा करने का बात कर रहे हैं, उस लिमिटेड समय में जांच को पूरा करना, ताकि छात्रों को अपनी परीक्षा अपने उम्र में ही मिल जाए। ये कह रहे हैं कि इनके जो हौसले हैं वो इसी तरीके से बुलंद रहेंगे और सरकार जब तक इनकी पूरी मांगों को नहीं मांग लेती, ये आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। और अब तो ये पूरे स्टेट में भूख और हंगर स्ट्राइक की ओर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। और आइए सीधा रुख करेंगे रांची का, जहां से हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, 20 दिन इस छात्र आंदोलन को हो चुके हैं और खासतौर से जिस तरीके से आगे की रणनीति अब छात्र जो हैं, प्रदर्शनकारी जो हैं वो बता रहे हैं, साथ ही सीएम आवास के घेराव की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ एक तरीके से किलेबंदी जो है वो भी नजर आ रही है। तो क्या माना जाए, अभी तक कहीं ना कहीं यानी सरकार की मंशा साफ है कि जो मांग है वो नहीं माननी है छात्रों की? देखिए, ऐसा तो नहीं कह सकते कि छात्रों की मांग नहीं मानी जाएगी। सरकार ने कुछ पहल की है, कुछ मांगों को माना है, लेकिन जो सीबीआई की जिच है छात्रों की, उस पर सरकार रेडी नहीं है। लेकिन जो छात्रों का आंदोलन है, जिस तरीके से 20वें दिन में पहुंचा है और जो कुछ तस्वीरें रांची से निकल कर आ रही है, वह कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार अब सहमी हुई है, डरी हुई है। ये देखिए, मुख्यमंत्री आवास के आसपास का ये इलाका है जहां पर कि आवागमन एक तरीके से बंद कर दिया गया है। लोगों की आवाजाही यहाँ नहीं हो सकती। अब लोग कुछ पैदल चल सकते हैं या कुछ जो कह सकते हैं जरूरी सामान की गाड़ियां हैं वो सिर्फ इस रास्ते से गुजर रही है। बाकी सभी रास्तों पर बैरिकेटिंग कर दी गई है, आवाजाही बंद कर दी गई है और करीब करीब ये मुख्यमंत्री आवास की तरफ आने वाले चारों तरफ की जो रास्ते हैं उसको बंद कर दिया गया है। तो ये आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तरीके से बैकफुट पर है। और जो विधानसभा घेराव में जो हुजूम उमड़ा था छात्रों का और विद्यार्थियों का, उसके बाद से लगता है कि सरकार अब मुख्यमंत्री आवास को बचाने की कोशिश में जो है पुलिस प्रशासन और उनका अमला है। और इसीलिए आज सुबह से ये जो छोटी छोटी बैरिकेटिंग थी इसको बढ़ाकर 8 से 10 फीट कर दिया गया। और ये तस्वीरें सीएम आवास की जो दूसरी गेट है वहां पर ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। और इसी तरीके से जो जवान है वो तैनात किए गए हैं, सुरक्षा में लगाए गए। तो कहीं ना कहीं पहल होती हुई अब नहीं दिख रही है। और जो छात्रों और सरकार के बीच जो डेडलॉक की स्थिति थी वो अब और बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि 10 तारीख के बाद कोई वार्ता नहीं हुई है, 4 दिन तक निकल गए हैं, छात्रों पर पिटाई हुई है, उसके बाद छात्र आक्रोशित है, कई छात्र अस्पताल में है और जो कुछ जगह पर बैठे हुए हैं उनको भी तोड़कर हटाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जैसा कि आपने सुनाया, मैं सुबह छात्रों से बात कर रहा था जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, उन छात्रों ने भी साफ तौर पर कहा कि ये आंदोलन अब वापस नहीं होने वाला है और यह आंदोलन सिर्फ रांची में नहीं रहेगा,
सभी जिला मुख्यालयों तक पहुंचेगा ये आंदोलन, और बिल्कुल। सभी छात्र, और इसमें बड़ी संख्या में छात्र के पेरेंट्स भी शामिल होंगे, और ये हंगर स्ट्राइक का सिलसिला आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल दिवाकर, एक तरीके से तनातनी यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है सरकार और छात्रों के बीच, लेकिन जिस तरीके से ना सिर्फ छात्रों का दबाव एक नजर आता है, बल्कि विपक्ष की अगर बात की जाए, वहाँ पर बीजेपी की हम बात करें, वहाँ भी एक दबाव की स्थिति हम मान सकते हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से भी सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर छात्र और विद्यार्थी तो पहले से ही अडिग है कि इस मामले में होनी चाहिए सीबीआई जांच, क्योंकि सीआईडी के जांच पर उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि सीआईडी के जो पिछले जांच की प्रक्रिया रही है उससे छात्र असंतुष्ट रहे कि सीजीएल परीक्षाओं में जांच हुई लेकिन उसका कोई फलाफल नहीं निकला, जबकि अब खुलकर निकलकर सामने आ रहा है कि सभी परीक्षाएं जो पिछले 5-6 वर्षों में झारखंड में हुई है उसमें अनियमितता हुई है, पैसे लेकर नौकरी बेची गई। तो ये कई तरह के आरोप छात्र लगा रहे हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी जो अब तक उनको मोरल सपोर्ट दे रही थी, अब खुलकर विद्यार्थियों के साथ खड़ी नजर आ रही है। और 10 तारीख को जो कुछ विधानसभा घेराव के दौरान हुआ और जिस तरीके से पुलिस की तरफ से लाठियां उनके ऊपर बरसाई गई, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी भी आक्रामक है, और वो आक्रामकता सिर्फ रांची में नहीं दिख रही है, वो पार्लियामेंट तक। आप देख रहे हैं कि लगातार जो भाजपा के सांसद है वो पिछले 3 दिनों से पार्लियामेंट हाउस में लगातार झारखंड की आवाज उठा रहे हैं और राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, और देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता है, कल तक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम वो छात्रों से मिलने नहीं जा रहे थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हों और जो उनके पदाधिकारी हैं वो लगातार अब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जा रहे हैं, छात्रों से संवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को उनकी बात माननी चाहिए और बीजेपी उनके साथ खड़ी है। ये आश्वासन वो छात्रों में देने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी अब इस मामले में खुलकर सरकार पर जो है वो हमलावर है और छात्रों के साथ खड़ी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखना होगा, लेकिन इसके बावजूद सोरेन सरकार जो है क्या कुछ कदम उठाती हुई हमें नजर आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पंजाब की भी, जहां पर मान सरकार जो है वो कटघरे में नजर आ रही है। इसके पीछे वजह क्या है वो भी आइए जान लेते हैं। दरअसल पंजाब में करीब 454 फार्मेसी अफसरों की भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को बड़ा झटका लगा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर इसे रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने अगली सुनवाई तक चयन प्रक्रिया रोक दी है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव काम्बोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। इस याचिका में पंजाब में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत 454 फार्मेसी अफसरों की नियुक्ति के लिए पिछले महीने की 19 तारीख को ही लिखित परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में ये दावा किया गया कि संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस परीक्षा में अनियमितता की। पिछले महीने की 28 तारीख को पारित अंतरिम आदेश में अदालत ने निर्देश दिया था कि चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय याचिका पर सुनवाई के बाद होगा। पंजाब पुलिस ने पिछले महीने की 19 तारीख को भर्ती परीक्षा के दौरान चलाए जा रहे अंतर्राज्यीय धोखाधड़ी रैकेट का पर्दाफाश किया था। पुलिस ने रैकेट में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से बैटरी चालित 27 वायरलेस उपकरण भी जब्त किए थे। परीक्षा के दौरान पेन कैमरा और रियल टाइम डिटेक्शन उपकरण के इस्तेमाल का भी पता लगा। वहीं इसके साथ साथ फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर की अगर बात की जाए तो फिरोजपुर में 25 परीक्षा केंद्रों में फार्मेसी ऑफिसर्स के 454 पदों के लिए लगभग 7,000 उम्मीदवार शामिल हुए। ये परीक्षा बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने संचालित की थी। विपक्षी दलों ने राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार पर इस घटना का आरोप लगाया और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह के इस्तीफे की यहाँ पर मांग की है। लेकिन फिलहाल पंजाब फार्मेसी की भर्ती पर अब रोक लग गई है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद। उसके साथ साथ अगर देखा जाए, क्योंकि पंजाब में भर्ती परीक्षाओं को लेकर जो विवाद है थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। फार्मेसी ऑफिसर भर्ती को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब हाईकोर्ट ने एक और भर्ती प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई है। दरअसल भर्ती में गड़बड़ी पर भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें कि पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत 41 ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और 44 क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की भर्ती प्रक्रिया पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। जनवरी में शुरू हुई इस भर्ती प्रक्रिया का परिणाम फरवरी में घोषित किया गया था। दरअसल भाजपा नेता अमित मालवीय का आरोप है कि याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया था कि लिखित परीक्षा के अलावा बाकी 30 अंकों में किस उम्मीदवार को कितने अंक दिए गए, इसका स्पष्ट विवरण परिणाम में नहीं दिया गया और केवल कुल अंक बताए गए। हाईकोर्ट ने पूरा रिकॉर्ड तलब किया और वकीलों, साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की एक कमेटी गठित कर रिकॉर्ड की जांच कराई गई।
अदालत के आदेश के अनुसार कमेटी की रिपोर्ट में अलग अलग मदों के तहत उम्मीदवारों को दिए गए अंकों में कुछ अनियमितताएं और अस्पष्टताएं पाई गईं। इसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। आपको बता दें कि इस परीक्षा में 70 अंक लिखित परीक्षा, 10 नंबर इंटरव्यू, 10 अंक योग्यता और 10 नंबर अनुभव के लिए निर्धारित थे, लेकिन यहां पर स्पष्टीकरण नहीं मिलने के चलते इस पर भी रोक लगा दी गई। और हाईकोर्ट के हालिया फैसले ने पंजाब सरकार की विश्वसनीयता पर भी एक अहम सवाल खड़ा किया है। भाजपा प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधते हुए उनकी चुप्पी पर भी सवाल उठाया। संसद की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान विधानसभा पर पंजाब की सरकार ने झूठ बोला, न्यायालय में यह प्रमाणित हो गया। तो अब हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, जो कि झारखंड से लेके पंजाब तक के मामले पर मुंह में दही जमा कर बैठे हुए थे, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि जब न्यायालय में आपकी सरकार का झूठ बोलना साबित हो गया है, तो अब क्या आप अपनी सरकार का इस्तीफा लेंगे? तो भाजपा यहां पर आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है और किस तरीके से पंजाब की जब हम स्थिति आपको बता रहे हैं, आखिर और क्या वजह है कि क्यों यहां पर मान सरकार जो है वो सवालों के घेरे में है, कटघरे में है। इस पर और जानकारी हम लेंगे, जालंधर का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता गुरमीत सिंह फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरमीत, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से फिर चाहे फार्मेसी भर्ती प्रक्रिया की बात की जाए या इससे अलग हमने देखा किस तरीके से जब लाइवलीहुड प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसको लेकर भी यहाँ पर रोक लगा दी गई है, और इससे पहले भी कई तरह की जो रैकेट हैं उनको लगातार खुलासा उनको लेकर हुआ है और बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगते आए हैं। फिर चाहे खनन माफियाओं की बात की जाए, शिक्षा माफियाओं की बात की जाए, इस तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं पंजाब सरकार पर, लेकिन अभी तक भी अगर देखा जाए कहीं भी जो स्पष्टीकरण है वो नजर नहीं आता। जी मुकुल, ये जो पूरा मामला है बेसिकली सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये 454 फार्मेसी अफसरों की भर्ती का मामला है, जिसे लेकर अभी तक इंतजार किया जा रहा था कि पंजाब सरकार कोई ना कोई फैसला लेगी, क्योंकि जब 19 जुलाई को पता चला था कि इतने बड़े स्तर पर जो है पेपर लीक हुआ है और अभ्यर्थी जो है वो प्रभावित हुए हैं, तो उसके बाद सिर्फ यही उम्मीद की जा रही थी कि पंजाब सरकार कोई एक्शन लेगी, पेपर के लिए कोई डिसीजन लेगी कि पेपर को होल्ड पर डाला जाएगा। कोई डिसीजन पंजाब सरकार ने नहीं लिया, जिसके बाद हाईकोर्ट में जो है ये मामला गया और हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि इस मामले को फिलहाल जो है अगली सुनवाई तक के लिए टाला जाता है और इस परीक्षा पर फिलहाल रोक लगाई जाती है। अब परीक्षा में क्या है, सीधे तौर पर आरोप ये लगे थे कि परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं करवाया गया है। इसके साथ ही जो ऑर्गेनाइज्ड और हाईटेक गिरोह है वो इसमें पूरा इन्वॉल्व रहा है और सीधे तौर पर जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, उत्तर पुस्तिका की जांच की प्रक्रिया है, नतीजा तैयार करने की प्रक्रिया, इस पर रोक लगाने की बात कही गई थी। और साथ में 19 जुलाई की जो प्रेस रिलीज है और 20 जुलाई की FIR की कॉपी जो इस मामले को लेकर रजिस्टर हुई थी, उसको इस पूरे मामले में कोर्ट में लगाया गया था। तो कोर्ट ने जो प्राइमा फेसाई है फैक्ट्स को देखते हुए अपना फैसला सुनाया है और 17 सितंबर को इस मामले में जो है अगली सुनवाई होगी और पंजाब सरकार को कहा गया है कि एक हफ्ते पहले, 17 सितंबर से एक हफ्ते पहले इसमें अपना रिप्लाई फाइल किया जाए और जो दूसरी पार्टी है उसको रिप्लाई की कॉपी भी मुहैया करवाई जाए। अब इसके साथ ही जो भाजपा का आरोप है कि पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन में भी जो है हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। 44 ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, 44 क्लस्टर जो कोऑर्डिनेटर थे उनकी भर्ती का मामला है, उस पर स्टे लगा दिया गया है। कारण यह है कि भर्ती खुली थी जनवरी में, फरवरी में रिजल्ट आउट हुआ, मगर जो अभ्यर्थी हैं उनका यह आरोप था कि 70 अंक तो परीक्षा के थे, लिखित परीक्षा के, और बाकी के 30 अंक जो है वो एलिजिबिलिटी, इंटरव्यू, इन सब चीजों के थे। मगर जो 30 अंक है ये स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया कि 10 अंक किसको दिए गए, दूसरे 10 अंक किसको दिए गए, तीसरे 10 अंक किसको दिए गए और किस लिए दिए गए, कितने कितने दिए गए। तो ये जो विवरण ना देने के कारण कुछ अभ्यर्थी जो है वो हाईकोर्ट पहुंचे थे और हाईकोर्ट ने प्राइमा फेसाई इसमें फैक्ट देखते हुए अपना जो है फैसला सुनाया है। और भाजपा का आरोप है कि ये इमीडिएटली रिसेंट पास्ट में ये दूसरा मामला है जिसे लेकर पंजाब सरकार फंसी है। मगर इसमें सबसे बड़ी बात यह है मुकुल
कि अभी तक रिसेंटली जो है वो पंजाब में फार्मेसी पेपर लीक का मामला सामने आया और उसके बाद लगातार इंतजार किया जाता रहा कि पंजाब सरकार कोई एक्शन लेगी। पहले तो शिक्षा मंत्री पर उंगलियां उठी और शिक्षा मंत्री पर जब उंगलियां उठी ना तो उनका इस्तीफा हुआ और ना ही सरकार ने उनका इस्तीफा मांगा। बिल्कुल, इसी वजह से कई सवाल गुरमीत खड़े हो रहे हैं। वो सरकार जो कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर लगातार आगे बढ़ती रही, सत्ता पर काबिज हुई, और जब उसी पर इस तरह के मामले लग रहे हैं तो फिर आखिरकार चुप्पी अभी तक क्यों साधे हुए। उसी वजह से कई सवालों में अब यहाँ पर घिरे हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान भी और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी भी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए मिड डे प्राइम में अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं लाल किला ब्लास्ट मामले को लेकर। दरअसल दिल्ली के लाल किले के पास नवंबर 2025 में हुए कार विस्फोट को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ताज़ा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। यूएनएससी की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सेक्शन मॉनिटरिंग टीम की 38वीं रिपोर्ट के अनुसार, आपको बता दें, इस हमले को अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी AQIS से आधिकारिक तौर पर जोड़ा गया है। इस धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी। लाल किला ब्लास्ट की जिम्मेदारी तय करने के मामले में ये यूएनएससी रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले यानी यूएनएससी की पिछली रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक सदस्य देश के हवाले से इस हमले में जैश-ए-मोहम्मद यानी जो जैश-ए-मोहम्मद है उससे जोड़ने की बात सामने आई थी, लेकिन अब ये जो 38वीं रिपोर्ट आई है, लाल किला हमले को AQIS से आधिकारिक तौर पर समृद्ध बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि AQIS एक बिखरे हुए संगठन से विकसित होकर अब एक क्षेत्रीय आतंकी संगठन के तौर पर काम कर रहा है। AQIS अब तक बिखरा हुआ संगठन नहीं रहा, अब एक क्षेत्रीय आतंकी संगठन के तौर पर ये आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही AQIS ने लॉजिस्टिक्स और वित्तीय नेटवर्क भी विकसित किए हैं। साथ ही यूएनएससी ने बांग्लादेश का इस्तेमाल कर वहाँ AQIS के सेल स्थापित करने की कोशिश को लेकर भी चिंता जताई है। क्या ये नई पेंट की कोशिश की जा रही है? आपको बता दें कि नवंबर 2025 में शाम करीब 7 बजे लाल किले के पास एक चलती कार में जोरदार धमाका हुआ था, विस्फोट हुआ था। इस हमले में करीब 11 लोगों की मौत हुई थी, साथ ही 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। वाहन को उमर उन नबी चला रहा था, जिसके आत्मघाती हमलावर होने का संदेह जताया गया था और विस्फोट में उसकी भी मौत हो गई थी। इसी बीच लाल किला कार ब्लास्ट मामले में राव सिवनी कोर्ट ने एनआईए की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की है। एनआईए ने मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ करीब 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। अभियोजन की शिकायत में 580 से ज़्यादा गवाहों का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन जिस तरीके से यूएनएससी ने इस पूरे मामले में यहाँ पर अलकायदा का हाथ होने की बात कही है, यानी इस पूरी घटना के पीछे, इस ब्लास्ट मामले के पीछे कोई था तो मास्टरमाइंड अलकायदा था। यूएनएससी ने भी अपनी मोहर इस पर यहाँ पर लगा दी है। और आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, बलूचिस्तान के अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित करने के साथ ही पाकिस्तान ने इस प्रांत की घेराबंदी बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान के सुराब जिले में पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत 30 से ज़्यादा नागरिक मारे गए और कई घायल हुए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना और वायुसेना की बमबारी और गोलीबारी में कई नागरिक हताहत हुए और परिसंपत्ति का नुकसान हुआ। संगठन ने घायल नागरिकों को सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लेने के साथ ही राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। संगठन ने सैनिकों द्वारा अस्पताल की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया। कुछ घायलों की मौत इलाज न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। आपको बता दें, इलाके में इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने और बलूच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। और आइए मिड डे प्राइम में बात करते हैं हर घर तिरंगा अभियान की। तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान जारी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर शान से तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराकर अमित शाह ने देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने देशवासियों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपनी सेल्फी साझा कर देशव्यापी स्वतंत्रता दिवस समारोह में भागीदारी दर्ज कराई। उन्होंने तिरंगे के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करते हुए नागरिकों से भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की। डॉक्टर जयशंकर ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य देशवासियों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति गौरव, सम्मान और जुड़ाव की भावना को मजबूत करना है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने आवास पर परिवार के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की ओर से 9 अगस्त से 15 अगस्त तक देश भर में तिरंगा यात्रा और तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहरों से लेकर गांव तक तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और लोग देशभक्ति की भावना के साथ इस जन आंदोलन में भाग ले रहे हैं। यात्रा और तिरंगा अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सारे देश में 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक हर जगह मनाने का तय किया है। इसी तहत हर शहर में, हर गांव में तिरंगा यात्राएं निकलें और लोग अपने तिरंगा यात्रा के साथ देशभक्ति के गानों के साथ इसमें अपने आप को समावेश करें। आज मुझे भी सौभाग्य मिला है कि मैं अपने निवास स्थान पर तिरंगा फहराऊं अपने परिवार के साथ, और ऐसे मैं ही नहीं, करोड़ों करोड़ लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा फहरा रहे हैं और इस जन आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। राष्ट्र 15 अगस्त 2026 को अपना सेवा स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से मुख्य समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री के लाल किले के प्रांगण में पहुंचने के अवसर पर वंदे मातरम का गायन किया जाएगा। इसके बाद वे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को पारंपरिक रूप से संबोधित करेंगे। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति को भी विशेष सम्मान दिया जाएगा और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को रेखांकित किया जाएगा। इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के 2000 कैडेट भी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें छात्र और छात्रा दोनों कैडेट मौजूद रहेंगे। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लेते हुए हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने एनसीसी कैडेट से खास बातचीत की। लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में काफ़ी संख्या में एनसीसी कैडेट भी हिस्सा ले रहे हैं। इस बार करीब 2000 एनसीसी कैडेट यहाँ देखने को मिलेंगे। कुछ कैडेट हमारे साथ हैं, बात करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस आज़ादी के अवसर पे मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं अपने देश के लिए और इस मूवमेंट को अच्छे से देख पा रही हूँ। बचपन से टीवी पे देखता हुआ ये मूवमेंट आज मैं अपनी आंखों के आगे देख रही हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है अपने ऊपर और अपने देश के ऊपर। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और लाल किला के सामने बैठ कर के हमें ये अवसर प्राप्त हो रहा है देखने का सारी चीज़ें, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आज़ादी हमें ऐसी नहीं मिली है, हमारे इतिहास में हमें पता है भगत सिंह, महात्मा गांधी, इन्होंने कितनी मेहनत करके हमें आज़ाद किया है। इसलिए हमें बहुत गर्व है कि हमारे भारत 80वां आज़ादी का दिवस मनाने से हमें बहुत आज गर्व है। कुछ छात्र कैडेट भी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। हम यहाँ पे 10 दिन से अभी आ रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए रोज़ आते हैं। रोज़ हमें आके मतलब शुरुआत में थोड़ा ऐसा था कि बहुत ज़्यादा धूप थी, फिर जब बारिश हुआ तो उसके बारिश हुआ, फिर अब चाहे धूप हो बारिश हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे आके। इस बार की जो थीम है वंदे मातरम रखी है, हर साल अलग अलग रहते हैं पर इस बार वंदे मातरम रखा गया है। आप क्या कहेंगे? ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है क्योंकि सामूहिक रूप से हम लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम का गान कर रहे हैं। ये हम छात्रों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है और साथ ही साथ 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी नज़दीक से हम देखने का अवसर मिलेगा, हमें ये गर्व की बात है हमारे लिए। तो कहीं ना कहीं कैडेट काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि इन्हें आज़ादी का जश्न मनाने का मौका मिला है, वो भी लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में। कैमरामैन केशव प्रसाद और विमलेश कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो आज़ादी के पर्व का उत्साह आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है और हर जगह हर घर तिरंगा अभियान जो है वो भी, उसमें भी लोग जो हैं बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी, अपना योगदान जो है निभाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए मिड डे प्राइम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।